हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में। और पर्यावरण के बारे में आज हमारी डेमो क्लास है। आप लोग इस क्लास को देखिएगा और लास्ट तक आप देखिएगा और आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि यह क्लास आपको कैसे लगी। बस लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बस लास्ट तक आप क्लास को देखिएगा। दूसरी बात, यदि आपको क्लास बेहतर लगेगी तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर सकूं। आइए बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण के बारे में बात करें तो इसको हम सबसे पहले दो भागों में बांट कर देख लेते हैं। तो पर्यावरण को दो भागों में यदि हम बांटते हैं तो पहला भाग हो जाता है परि और दूसरा भाग क्या हो जाता है, आवरण हो जाता है। तो पहला भाग क्या हो जाता है, परि, और दूसरा भाग क्या हो जाता है, आवरण हो जाता है। अब परि का मतलब क्या हो जाता है मेरे प्रिय साथियों, परि का अर्थ क्या होता है। परि का क्या अर्थ होता है, चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर होता है। परि का अर्थ अगर आपसे कोई पूछता है तो परि का अर्थ क्या हो जाता है, चारों ओर हो जाता है। और आवरण का अर्थ क्या हो जाता है मेरे प्रिय साथियों, तो आवरण का अर्थ हो जाता है घिरा हुआ। क्या हो जाता है, घिरा हुआ। तो परि का अर्थ क्या हो जाता है, परि का अर्थ क्या हो जाता है, परि का अर्थ हो जाता है चारों ओर, चारों ओर हो जाता है। और आवरण का मतलब क्या हो जाता है, घिरा हुआ। अब अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं, इन दोनों को हम मिला देते हैं, यानी कि इनको और इनको हम प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, परि प्लस आवरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चारों ओर से घिरा हुआ। क्या हो जाएगा, चारों ओर से घिरा हुआ। तो चारों ओर से जो घिरा हुआ है वो हमारा क्या है, पर्यावरण है। तो चारों ओर से, हमारे चारों ओर से जो चीजें घिरी हुई हैं वे सारी चीजें क्या है, पर्यावरण के पार्ट हैं। वे सारी चीजें क्या है, पर्यावरण के पार्ट हैं या पर्यावरण है। यानी कि अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो हमारे चारों ओर क्या क्या चीजें हैं, तो हमारे चारों ओर क्या क्या चीजें हैं, यदि हम इसे आसान भाषा में थोड़ा समझें तो हमारे चारों ओर क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि हम देखते हैं नदी, जैसे कि हम देखते हैं नदी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, तालाब देखते हैं, तालाब मैदान, पेड़ पौधे, क्या देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं। और जीव जंतु देखते हैं, क्या देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं, वन देखते हैं, मिट्टी आदि, मिट्टी देखते हैं। मतलब कि ये सारी चीजें जो कुछ भी हम देखते हैं वही पर्यावरण है। तो जो कुछ भी हम देखते हैं या हमारे जो कुछ भी चारों ओर है वो सब क्या है, पर्यावरण है। तो जो कुछ हम देखते हैं, जैसे कि हम नदी देखते हैं, तो आप कल्पना करिए नदी क्या आपने देखा है कि नहीं। तो एक बार आप कल्पना करिए कि नदी आपने देखा होगा तो क्या है, पर्यावरण है। दूसरी बात करते हैं पहाड़। तो पहाड़ भी तो आपने देखा ही होगा, यदि भले ही आपने वास्तविक रूप से या सही रूप से ना देखा हो सकता है आपने मूवी में देखा हो सकता है आपने टीवी में देखा हो सकता है आप किसी डिस्कवरी चैनल में देखा हो, किसी डिस्कवरी चैनल के माध्यम से देखा होगा। तो कुल मिलाकर आपने देखा जरूर होगा पहाड़ को। तो ये भी क्या है, पर्यावरण के पार्ट है या पर्यावरण का एक हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं तालाब। तो तालाब भी आपने देखा होगा, जो तालाब होता है जिसके चारों ओर स्थल रहता है और बीच में पानी रहता है, रुका हुआ पानी रहता है, वो क्या होता है, तालाब होता है। तो तालाब भी क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है या पर्यावरण का एक पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं मैदान। तो मैदान तो सभी लोगों ने देखा होगा, जो खाली स्थान होता है वो मैदान होता है, तो भी पर्यावरण का पार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों को भी तो आपने देखा ही होगा ना, पेड़ पौधों को भी तो आपने देखा ही होगा, और जब देखा ही है तो भी पर्यावरण का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं जीव जंतु। जीव जंतु को भला कौन नहीं देखा है। तो जीव जंतु जो भी है, जीव जंतु जितने भी समस्त जीव जंतु जो हैं वे सारे पर्यावरण के पार्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वन की बात करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं। तो जंगल भी एक पर्यावरण का पार्ट है। और नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी की बात करते हैं, जिस पर हम चलते हैं। अब मिट्टी भला कौन नहीं देखा है, तो मिट्टी भी आपने देखा होगा। तो ये सब क्या है, पर्यावरण के पार्ट हैं। तो आपने देखा कि पर्यावरण वही है जो कुछ भी हम देखते हैं। यानी कि सिंपल सी बात इतनी है, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं वे सारी पर्यावरण की एक पार्ट है। वे सारी चीजें क्या है, पर्यावरण के एक पार्ट है। वे सारी चीजें क्या है, पर्यावरण के
पार्ट है। तो आपने देखा कि पर्यावरण है क्या। अब आइए बात करते हैं थोड़ा से और आसान भाषा में, अगर आपको इसकी परिभाषा बताना हो तब इसके बारे में आइए बात करते हैं, लेकिन इसके पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया परि का मतलब क्या होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो हमारे चारों ओर जो चीजें घिरी हुई है वही क्या है, पर्यावरण है। तो हमारे चारों ओर क्या क्या चीजें हैं, जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, तालाब हो गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वन यानी कि फॉरेस्ट, जंगल और मिट्टी, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, पर्यावरण है या पर्यावरण के पार्ट है या पर्यावरण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए थोड़ा से आसान भाषा में समझते हैं और इसको थोड़ा से आसान भाषा में समझते हैं। शायद अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे, अब पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण है क्या। देखिए सिंपल सी बात इतनी है, मनुष्य का जो जीवन होता है, यानी कि मनुष्य का जो जन्म होता है पर्यावरण में ही उसका जन्म होता है और पर्यावरण में ही मर जाता है। सिंपल सी बात यह है कि मनुष्य का पर्यावरण में ही जन्म होता है और पर्यावरण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि हमारा जो जीवन है नेचर से ही प्रारंभ हो जाता है, नेचर से ही प्रारंभ होता है, नेचर में ही हमारी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि जहां हम आए थे और जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार हमारी मृत्यु हो गई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको पर्यावरण एक शब्दों में किसी को समझाना हो, एक ही परिभाषा में यदि आपको किसी को समझाना हो, तो सिंपल से आप बोलिए कि भैया जिसमें हमारा जन्म होता है और जिसमें ही हमारी मृत्यु हो जाती है वही सब पर्यावरण है। मतलब आप देखिए कि इस धरती पे ही हमारा जन्म होता है और इसी धरती पर हमारी मृत्यु हो जाती है, और धरती पर समस्त चीजें जितनी हैं, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं वे सारे पर्यावरण के एक हिस्सा हैं, वे सारे पर्यावरण के पार्ट हैं। इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, सिंपल सी बात इतनी है, समझिए। इसको और थोड़ा से कल्पना कीजिए, आप जहां कहीं भी बैठे हो, जहां कहीं भी आप बैठे हो, जितनी भी आपको आसपास चीजें दिख रही हो, जितनी भी आसपास चीजें आपको दिख रही हैं वे सारे पर्यावरण ही हैं, वे सारे पर्यावरण के पार्ट ही हैं। मनुष्य भी एक पर्यावरण का पार्ट है, हम सभी पर्यावरण के पार्ट हैं और सभी पर्यावरण हैं। जितनी भी चीजें दिख रही हैं वे सारे पर्यावरण हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई कुछ कहता है कि पर्यावरण क्या है, तो बोलिए जो कुछ भी आपको दिखाई दे वे सब आपके पर्यावरण के एक पार्ट हैं, वे सारी चीजें क्या है, पर्यावरण के पार्ट हैं। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट बात करते हैं, एक और परिभाषा यदि आप देना चाहें तो एक और परिभाषा आप दे सकते हैं कि व्यक्ति को चारों ओर से ढकने वाला, व्यक्ति को चारों ओर से ढकने वाला आवरण ही पर्यावरण है। व्यक्ति को चारों ओर से देखिए हमारे, आप देखिए कि हमारे आसपास यानी कि मेरे आसपास बहुत सारी चीजें दिख रही हैं और उससे मैं प्रभावित भी होता हूं, और वो सारी चीजें हमें एक तरीके से कहीं ना कहीं टच की हुई हैं। ठीक है, ये सब क्या है, पर्यावरण का पार्ट है या पर्यावरण ही है, ये सब क्या है, पर्यावरण ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वे पर्यावरण के एक हिस्सा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो व्यक्ति के चारों ओर से ढकने वाला आवरण ही क्या है, पर्यावरण है। अगर पर्यावरण ना होता तो, अगर मैं आपसे कहूं कि पर्यावरण ना होता तो क्या होता, तो पर्यावरण ना होता मेरे प्रिय साथियों तो हमारा जीवन ही ना होता, क्योंकि पर्यावरण में सारी चीजें आती हैं। हमें पानी भी चाहिए तो पर्यावरण के एक हिस्सा है, हमें खाना भी चाहिए तो भी पर्यावरण के हिस्सा है, हमें सूर्य की रोशनी भी चाहिए तो भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। मतलब कि हवा, पानी, आग, जितनी भी चीजें हैं सब पर्यावरण के हिस्सा है। यदि ये होते ही ना तो हम जीवित ही ना रहते। अगर ऐसी चीजें बिना पर्यावरण के अगर जीवन संभव होता तो हमारे देश के लोग आज मंगल ग्रह पर जाकर रहते होते, हमारे देश के लोग आज मंगल ग्रह पर जाकर रहते होते। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पर्यावरण के बिना जीवन संभव है ही नहीं। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, अभी तक में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर मानव के जीवन के अनुकूल पर्यावरण है, मानव के जीवन के अनुकूल पर्यावरण है। इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है और किसी अन्य ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। हाँ, एक बार ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है मंगल ग्रह पर, थोड़ी चीजें पाई गई हैं, मैं ये भी बता देता हूं, तो वहां एक बार जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरीके से वहां क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अब आइए बात करते हैं कि पर्यावरण के पार्ट कितने हैं, पर्यावरण के प्रमुख अंग कितने हैं। अब आइए बात करते हैं कि पर्यावरण के प्रमुख अंग कितने हैं। अब आइए बात करते हैं पर्यावरण के प्रमुख अंग कितने हैं। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि शशि जीएस एकेडमी पर चलिए, जहां पर प्रवीण सर बहुत अच्छे तरीके से पर्यावरण को पढ़ा रहे हैं। शशि जीएस एकेडमी पर चलिए, जहां प्रवीण सर बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, आइए बात करते हैं पर्यावरण के प्रमुख अंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख अंग की बात करते हैं, प्रमुख अंग की बात करते हैं तो पर्यावरण के प्रमुख अंग में 4 प्रमुख अंग हैं। कितने प्रमुख अंग हैं? तो पर्यावरण में देखा जाता है तो 4 प्रमुख अंग हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 4 प्रमुख अंग में कौन कौन से हैं? पहला अंग है आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल कौन सा है? स्थल मंडल पहला अंग पर्यावरण का कौन सा है? स्थल मंडल। तो पहला अंग कौन सा है? स्थल मंडल। और दूसरी बात करते हैं तो जल मंडल। दूसरा अंग कौन सा है? जल मंडल। दूसरा अंग कौन सा है? जल मंडल। और तीसरी बात करते हैं तो वायुमंडल। तीसरे मंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल। और चौथे की बात करते हैं तो जयमंडल। चौथे की बात करते हैं तो जयमंडल, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पर्यावरण के 4 प्रमुख अंग हैं। पर्यावरण के 4 प्रमुख अंग हैं, कौन कौन से हैं? पहला अंग है स्थल मंडल, और दूसरा अंग है जल मंडल, और तीसरा अंग है वायुमंडल, और चौथा अंग कौन सा है? चौथा अंग कौन सा है? चौथा अंग है जयमंडल। तो ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण के 4 प्रमुख बॉडी हैं, और पहला बॉडी कौन सा? स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल, और चौथा है जयमंडल। अब आइए बात करते हैं स्थल मंडल के बारे में। अब आइए बात करते हैं, यानी कि हमें एक एक के बारे में समझना होगा, हमें एक एक के बारे में समझना होगा, तभी हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में रहती हैं, तभी हमें समझ में भी आती हैं चीजें, और तभी हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम इंटरलेट भी कर लेते हैं कि अच्छा कौन सा टॉपिक है, कहाँ से क्या चीजें पूछी जा रही हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं? इंटरलेट कर लेते हैं और आंसर, क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं। तो आइए बात करते हैं स्थल मंडल के बारे में। तो आइए बात करते हैं स्थल मंडल क्या है, इसके बारे में आइए हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं। ठीक है, स्थल मंडल के बारे में आइए हम बात करते हैं। तो स्थल मंडल के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है, स्थल मंडल के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है। सिंपल सी एक परिभाषा है, सिंपल सी एक परिभाषा, इस परिभाषा को आप याद रखिएगा, स्थल मंडल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जल तल क्या कहा जा रहा है? स्थल मंडल को जल तल से ऊंचा उठा हुआ, जल तल से ऊंचा उठा हुआ, जल तल से ऊंचा उठा हुआ, जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग ही स्थल मंडल है। तो जल तल से ऊंचा उठा हुआ क्या है? भाग ही स्थल मंडल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आप हमें ये बता दीजिए भैया कि स्थल मंडल क्या है, तो आप बता दीजिए कि भैया आप सुनिए कि स्थल मंडल क्या है, कि जल तल से उठा हुआ भाग ही, जल तल से उठा हुआ भाग ही क्या है? स्थल मंडल है, स्थल मंडल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं, पूरे पृथ्वी की बात करते हैं, तो पूरे पृथ्वी की बात करते हैं तो पूरे पृथ्वी पर आप देखिए कि 71% ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या है? जल है। तो पृथ्वी के 71% भाग पर आप देख सकते हैं, पृथ्वी के 71% भाग पर आप देख सकते हैं जल है, और केवल 29% क्षेत्र जो है वो स्थल वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो केवल 29%, केवल 29% क्षेत्रफल जो है स्थल वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 29% स्थल जो है वो क्या है? क्षेत्रफल स्थल वाला है। तो पहली चीजें हमने देखा स्थल मंडल के बारे में कि जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग ही क्या है? स्थल मंडल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी की बात करते हैं, इस डेटा को याद रखिएगा कि हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर या संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है और 29% केवल और केवल भूमि है, 29% केवल और केवल स्थल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि स्थल मंडल बना कैसे हुआ है, स्थल मंडल कैसे निर्मित हुआ है।
स्थलमंडल कैसे निर्मित हुआ है, तो आइए बात करते हैं स्थलमंडल कैसे निर्मित हुआ है। देखिए, अगर देखा जाए तो स्थलमंडल मूलतः मिट्टियां या व शैलों से निर्मित हैं। मिट्टियां व शैलों से निर्मित हैं। मिट्टियां व शैलों से निर्मित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्थलमंडल जो है मूलतः देखा जाता है कि मिट्टियां और शैलों से निर्मित है। मिट्टियों व शैलों से निर्मित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं मिट्टियों के बारे में, यदि हम बात करें मिट्टियों के बारे में, तो जैसे चिकनी मिट्टी हो गई, और दूसरी बात करते हैं चिकनी मिट्टी हो गई, दूसरी बात करते हैं दोमट मिट्टी हो गई, बालुई मिट्टी हो गई और रेतीली मिट्टी हो गई। तो ये मिट्टियां हो गई, तो चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सारी चीजें जो है एक तरीके से इसी से निर्मित हुई है। क्या निर्मित हुआ है? पृथ्वी यानी कि स्थलमंडल निर्मित हुआ है। दूसरी बात करते हैं शैलों की बात करते हैं। शैले कौन कौन से हो सकते हैं? तो शैले की बात करें तो आग्नेय शैले, ठीक है, आग्नेय शैले के बाद अवसादी शैले। शैले की बात करते हैं आग्नेय शैले, अवसादी शैले, और नेक्स्ट बात करते हैं तो कायांत्रिक शैले। नेक्स्ट बात करते हैं तो कायांत्रिक शैले, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्थलमंडल कैसे निर्मित हुआ है? स्थलमंडल कैसे निर्मित हुआ है? तो मिट्टियां व शैलों से निर्मित हुआ है। मिट्टियों में मैंने आपको बताया जैसे चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सब हो गई। और शैलों की बात करते हैं तो आग्नेय शैले, अवसादी शैले और कायांत्रिक शैले। अब आइए बात कर लेते हैं मिट्टियों के बारे में। देखिए, अभी आपका इस समय माइंड जो है बिल्कुल सक्रिय है, तो यहीं पर हमें मिट्टियों के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। यदि मैं आपको मिट्टियों के बारे में भी आपको बता देता हूं यहीं पर, तो आपको पूरी तरीके से मिट्टियां भी क्लियर हो जाएंगी और टॉपिक भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं मिट्टियों के बारे में, ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में समझ में आ जाए। तो पहली चीज इसमें मैंने आपको बताया, रिवीजन एक बार करवा देता हूँ। स्थलमंडल के बारे में मैंने आपको बताया कि जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग को ही क्या कहा जाता है? स्थलमंडल कहा जाता है। और संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जाता है तो 71% जल है और 29% क्षेत्रफल स्थल का है। और जो स्थलमंडल निर्मित हुआ है वो मिट्टियां और शैलों से निर्मित हुआ। मिट्टियां में मैंने आपको बता दिया और शैलों में भी मैंने आपको बता दिया। अब आइए समझ लेते हैं मिट्टियों के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं मिट्टियों के बारे में, ताकि जो आपका मस्तिष्क अभी सक्रिय है, इसी सक्रियता पर आपको सारी चीजें याद हो जाएं बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में। तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं दावा करूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मिट्टियों के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं मिट्टियों के बारे में। तो भारत में देखा जाए तो मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। मुख्यतः भारत में देखा जाए, वैसे तो विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं, लेकिन भारत में अगर देखा जाए, भारत में ही विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाए भारत में तो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। और पहले प्रकार की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी, और दूसरी मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी, और तीसरी मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी, ठीक है। और चौथी मिट्टी की बात करते हैं तो लैटेराइट मिट्टी या बलुई मिट्टी, या बलुई मिट्टी। और पांचवी मिट्टी की बात करती हैं तो रेतीली मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी, इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी मैं समझाऊंगा। रेगिस्तानी मिट्टी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मुख्यतः देखा जाए तो मेरे प्रिय साथियों 5 प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं। और पहली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। तो दूसरी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी।
तीसरी मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी, तीसरी मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी, और चौथी मिट्टी को लैटराइट मिट्टी और बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। तो चौथी मिट्टी की बात करते हैं तो लैटराइट मिट्टी और बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। और पांचवी मिट्टी की बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों तो रेतीली मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। रेतीली मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब समझते हैं कि जलोढ़ मिट्टी क्या है। अब आइए समझते हैं कि जलोढ़ मिट्टी क्या है। आइए समझते हैं कि जलोढ़ मिट्टी क्या है मेरे प्रिय साथियों, और इसकी विशेषता के बारे में आइए हम बात करते हैं, ताकि आपको सारी चीजें व्यवस्थित क्रम में समझ में आ जाए। देखिए, आपका काम है, आप चाहें तो इसकी नोट्स भी बनाते चलें। आपको चाहिए कि पढ़ते समय आप पेन कॉपी जरूर लेकर बैठा करें। देखिए, मेरी क्लास जब भी देखें, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरी क्लास जब भी आप देखें, जब आपके पास टाइम मिले, जब भी आपको मेरी क्लास देखने का समय मिले, उस समय आप क्या किया करें, पेन कॉपी जरूर लेकर बैठा करें। पेन कॉपी इसलिए लेकर बैठा करें क्योंकि जो चीजें मैं पढ़ाता हूं बहुत ही सही होता है, बहुत फैक्ट डेटा होता है, बहुत ही क्लियर डेटा होता है। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और रिवीजन जब आपको करना हो, जब आपको एग्जाम देना हो, तो उस समय आप क्या करिए, बस 10 मिनट रिवीजन करके या 2 दिन पहले रिवीजन करके चले जाइए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि जब आप एग्जाम में जाएंगे और वहां बैठेंगे तो आप बेहतर क्वेश्चन का सॉल्व करके आएंगे या बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं या गारंटी कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। देखिए, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें तो इसकी पहली विशेषता यह है कि दोमट व कछार मिट्टी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो दोमट व कछार मिट्टी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी की पहली विशेषता यह है कि दोमट व कछार मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? दोमट व कछार मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली विशेषता हमने इसमें देखा कि जलोढ़ मिट्टी को दोमट व कछार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? तो दोमट व कछार मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, इसकी दूसरी विशेषता कहती है कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और किन नदियों के द्वारा लाया गया? किन नदियों के द्वारा लाया जाता है या किन नदियों के द्वारा लाई जाती है मिट्टी? तो सिंधु हो गई, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी लाने वाली जो नदी है, सिंधु नदी हो गई, गंगा हो गई, सिंधु नदी, और गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी हो गई? गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाया जाता है। इन नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टियां होती हैं वे जलोढ़ मिट्टियां होती हैं, यानी कि ये जो नदियां होती हैं ये जलोढ़ मिट्टियां ही मुख्यतः लाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली चीजें हमने इसके संदर्भ में सीखा कि दोमट व कछार मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं किसे? जलोढ़ मिट्टी को। और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और किन नदियों के द्वारा यह लाई जाती है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा यह मिट्टी लाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह मिट्टी जो है उत्तरी मैदानी भागों में पाई जाती है। तो यह मिट्टी उत्तरी मैदानी भागों में पाई जाती है। तो यह मिट्टी उत्तरी मैदानी भागों में भी पाई जाती हैं, तो इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि यह जो मिट्टी है उत्तरी मैदानी भागों में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तरी मैदानी भागों की बात करते हैं तो राजस्थान के उत्तरी भाग में कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान के उत्तरी भाग में। और दूसरी बात करते हैं पंजाब वाले क्षेत्र में।
पंजाब वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार की बात कर लेते हैं, और पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, तथा असम के आधे भाग में, तथा असम के आधे भाग में, असम के आधे भाग में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह उत्तरी, देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तरी मैदानी भागों में पाई जाती है, उत्तरी मैदानी भागों में पाई जाती है। तो उत्तरी मैदानी भाग कौन कौन से हैं? तो जैसे कि राजस्थान की उत्तरी भाग में देख सकते हैं, राजस्थान के उत्तरी भाग में देख सकते हैं, पंजाब वाले भाग में देख सकते हैं, और उत्तर प्रदेश वाले भाग में देख सकते हैं, बिहार वाले क्षेत्र में देख सकते हैं, और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में देख सकते हैं, और साथ ही साथ असम के आधे भाग में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी मिल जाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इसकी जो मुख्य विशेषता, एक और लास्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा कि इसकी मुख्य विशेषता ये है कि मिट्टी बहुत उपजाऊ है। तो यह मिट्टी कैसी है? तो यह मिट्टी उपजाऊ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह मिट्टी कैसी है? उपजाऊ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी है। और नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं तो कृषि के लिए किसके लिए? कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस मिट्टी पर उगने वाली फसलें कौन सी हैं? देखिए इस मिट्टी पर उगने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो इस मिट्टी पर उगने वाली फसलों की बात कर लेते हैं मेरे प्रिय साथियों। तो चावल है, तो चावल की बात कर लेते हैं, और गेहूं की बात कर लेते हैं। चावल, गेहूं और गन्ना, चावल, गेहूं, गन्ना, जूट। तो चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सारी फसलें यहाँ की उपजाऊ फसलें हैं। तो जलोढ़ मिट्टी की में जो फसलें होती हैं वे चावल की बात कर लेते हैं, चावल, गेहूं, गन्ना, जूट। इसमें एक और प्रश्न बन रहा है कि इसमें जूट और गन्ना दो ऐसी फसलें हैं जिन्हें नगदी फसलें भी कहा जाता है या नगदी फसलें हैं। तो कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि नगदी फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें आपको दो बातें मिल रही हैं, तो यहीं पर आप जान लीजिए कि नगदी फसलों की बात करें तो गन्ना और जूट दो ऐसी फसलें हैं, इसी में जो है नगदी फसलें। कौन सी फसलें हैं? नगदी फसलें भी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने सीखा जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि इसे दोमट व कछार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और इसे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी होती है, और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाई जाती है। यह उत्तरी मैदानी भागों में पाया जाता है, और उत्तरी मैदानी भाग जैसे राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और असम के आधे भाग। और इसकी मुख्य विशेषता यह उपजाऊ मिट्टी है और कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ की जो मुख्य फसलें होती हैं चावल, गेहूं, यानी चावल की जगह पे धान कह सकते हैं। नहीं, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो इसके लिए भी कमेंट कर देंगे, तो धान भी कह सकते हैं, धान, गेहूं, गन्ना और जूट। और मैंने लास्ट बातें बताया कि गन्ना और जूट दो ऐसी फसलें हैं, गन्ना और जूट दो ऐसी फसलें हैं जो नगदी फसलें भी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं अगली मिट्टी के बारे में। तो आइए समझते हैं अगली मिट्टी के बारे में। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताते चलिए। यदि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आप नोट्स भी बनाते चलिए। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि जब भी मेरी क्लास आप देखें पेन कॉपी जरूर लेकर बैठा करें, ताकि आप बेहतर चीजें लिख सकें, और जब आप एग्जाम में जाएं तो आप बेहतर परफॉर्मेंस करके आएं। ठीक है, आपके मन में जो प्रश्न हैं वे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे यदि आप मेरी क्लास को पूरी फॉलो करते हैं तब। ठीक है, मेरी सारे सीरीज को फॉलो करिए। मैं गारंटी लेता हूँ हमेशा हर बात की। इसके पीछे का कारण क्या है? मैं गारंटी हमेशा इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं हमेशा मेहनत और ईमानदारी से सारे कार्य करता हूँ। जो चीज़ें मैं लाता हूँ पहले उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करता हूँ, और एक स्थान से नहीं कई जगहों से। ठीक है, इसलिए कई बार क्या होता है, कुछ छात्र हमें फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं कि सर आप हमारे कॉल को पिकअप नहीं करते हैं। देखिए, मैं आपकी कॉल को पिकअप नहीं कर पाता हूं, ये बात सत्य है, लेकिन आप मैसेज कर दिया करें, जरूर आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करता हूं।
तो मैसेज आप किया करें, कॉल ना किया करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। कॉल में क्या होता है, मैं कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ तो इसलिए कॉल पिकअप नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप मैसेज करते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपके मैसेज का तुरंत ही रिप्लाई मिलेगा, बहुत जल्दी, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही, क्योंकि व्हाट्सएप पर कहीं ना कहीं मैं चेक करता रहता हूँ कि कोई नोटिफिकेशन आया तो नहीं है, तो व्हाट्सएप कर दिया करें। चलिए बात करते हैं, अगली मिट्टी की बात करते हैं। तो अगली मिट्टी कौन सी है मेरे प्रिय साथियों? अगली मिट्टी है काली मिट्टी। अगली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की विशेषता की बात करते हैं तो इस मिट्टी में मुख्य विशेषता ये है, इस मिट्टी की मुख्य विशेषता ये है मेरे प्रिय साथियों, इस मिट्टी की मुख्य विशेषता ये है, इस मिट्टी की मुख्य विशेषता ये है कि नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। देखिए काली मिट्टी की विशेषता है नमी को अधिक समय तक, नमी को अधिक समय तक बनाए रखती हैं, अधिक समय तक बनाए रखती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो काली मिट्टी की मुख्य विशेषता यह है कि यह क्या करती है, नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है, नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, इस बात को ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इसे कपास की दूसरी विशेषता की बात करते हैं, इसे कपास की मिट्टी, इसे कपास की मिट्टी व रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपास की मिट्टी व रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपास की मिट्टी व रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो काली मिट्टी को कपास की मिट्टी व रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। और नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं, तो कपास के उपजाओं के लिए बहुत उपयोगी है, कपास की उपज के लिए नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं तो कपास की उपज के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी है। और यह लावा प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह लावा प्रदेश में पाई जाती है, तो यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह मिट्टी जो है लावा प्रदेश में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लास्ट पॉइंट इसके बारे में आप समझ लीजिए, लास्ट पॉइंट इसके बारे में जान लीजिए। तो यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यानी कि एमपी और आंध्र प्रदेश यानी कि एपी, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भागों में, मुख्यतः पाई जाती है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भागों में। और लास्ट बात कर लेते हैं, इसकी फसल की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी फसल हो जाती है। एक तो कपास के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है, इस बात जानते ही हैं। साथ ही साथ इसमें गन्ना का भी उपज अच्छा हो सकता है, यानी कि गन्ना का उत्पादन या पैदावार अच्छी होती है। और गेहूं के लिए भी उपयोगी है मिट्टी, और मूंगफली के लिए भी उपयोगी है, ध्यान रखिएगा, मूंगफली के लिए भी उपयोगी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मूंगफली के लिए भी उपयोगी है यह मिट्टी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा पर्यावरण क्या है, और साथ ही साथ पर्यावरण में हमने देखा कि स्थल मंडल क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी में, आज हमने 2 मिट्टियों को देखा। आने वाले समय में हम 2-3 मिट्टियां और बची हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कर दूंगा। लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं जल्दी से, फिर क्लास को स्थगित करते हैं। तो काली मिट्टी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। और इसे कपास की मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। और कपास के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है। और यह किन क्षेत्रों, यह लावा प्रदेश में पाई जाती है, और दूसरी बात करते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भागों में काली मिट्टी पाई जाती है। और इसके लिए गन्ना और गेहूं, मूंगफली के लिए यह मिट्टी जो है काफी उपयोगी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास बेहतर लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर सकूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।